चलो यारो, आज का सुहाना सफ़र शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉइंट नंबर 1 बताया गया था। एक स्टेटमेंट है जो विच शोज फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। कैश का मतलब तो कैश एंड बैंक है ही। कैश इक्विवेलेंट का थोड़ा अच्छा मीनिंग है जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, रियलाइजेबल maturity within 3 months from the date of acquisition and having insignificant risk। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो सब भी है कैश इक्विवेलेंट, बट वो नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं आएगा, बहुत बिकॉज बहुत रिस्की वाला रहता है ये। फिर उसके बाद बताया गया था ऑल कैश फ्लोज आर क्लासिफाइड अंडर 3 एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज में आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर लिए थे। 2 ही आइटम आता है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो सब आएगा। नॉन कैश भी हो सकता है कभी एसेट्स वगैरह, तो वो कैश फ्लो में नहीं आएगा, नोट्स में दिखा देंगे। और हिडन इन्फॉर्मेशन रहता है, लेजर बना लेंगे बेटा। और इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट डिविडेंड भी मिलता है। प्रॉपर्टी को रखे हो खरीद के तो रेंटल इनकम भी मिल सकता है। फाइन। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, लास्ट एक दो एग्जांपल और, फिर उसके बाद होमवर्क पे डिस्कस करेंगे। फिर आज एफए और ओए पे चलना है अपने को। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर, interest on investment for the year, interest on investment for the year rupees 10,000, rupees 2,000 not received, rupees 2,000 not received। ये थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम्पल हो गया। 1 साल का इंटरेस्ट बना 10,000, 2,000 मिले ही नहीं, तो बेटा आपको तो रिसीप्ट चाहिए ना, तो रिसीप्ट हो गया 8,000। आंसर इंटरेस्ट रिसीप्ट 8,000, 10,000 माइनस 2,000, 8,000। यस। बेटा कभी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, उसके क्लेम मिल जाएंगे 10,000। तो ये भी तो रिसीप्ट ही हो गया। ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये भी इनफ्लो है। डन। जैसे एसेट्स बेचते हैं पैसा मिलता है, कैश इनफ्लो। सो प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 10,000, दिस इज ऑल्सो इनफ्लो आईए, बट इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखाएंगे आईए के अंदर ही, बट इसको एक एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आग लगता हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना। सो कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिलेगा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, सो दैट इज ऑल्सो कैश इनफ्लो बट क्लासिफाइड अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लिखेंगे एग्जाम्पल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड for plant and machinery destroyed by fire, for plant and machinery destroyed by fire, for plant and machinery destroyed by fire, for plant and machinery destroyed by fire। तो आंसर होगा कैश इनफ्लो फ्रॉम आईए,
but extraordinary item, but extraordinary item. जब हम लोग तीनों एक्टिविटीज कर लेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है केस स्टडी वाइज, तो मिलेगा लाइक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स एसेट बाय फायर। तो फिक्स एसेट से तो आया ही होगा, बट साथ में लिखना पड़ेगा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। जब हम लोग पीएल भी पढ़ेंगे ना, फाइनल अकाउंट, वहाँ भी हम लोग को दिखाना होता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अलग से दिखाना होता है। तो चलो, अब मैंने जो होमवर्क दिया था आप लोगों को, उस पर डिस्कस कर लेता हूँ मैं, उसके बाद एफए में चलेंगे। थर्टी फिक्स एसेट्स भी है, इन्वेस्टमेंट भी है ना। हमेशा ये देख लेना 2002 2003, ठीक है, सब ठीक है, ऑल वेल। फिक्स एसेट अकाउंट बोलेंगे टू बैलेंस बीडी और decided to write off fixed asset costing 28,000, एक फिक्स एसेट्स जिसका कॉस्ट था 28,000, on which depreciation 20,000 provided, less total depreciation 20,000, उसका बुक वैल्यू बना, राइट ऑफ कर दिया 0, तो लॉस हो गया कितना बेटा, पक्का ना। टू बैंक ठीक है सबका। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5 लाख, जो बेचा उसका 40, जो राइट ऑफ किया उसका, क्वेश्चन में दिया भी था ना। तो अपने को बैंक चाहिए, तो बैंक तो मिल ही गया परचेज का, और जब इनडायरेक्ट मेथड करेंगे डेप्रिसिएशन चाहिए, वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। डन। इन्वेस्टमेंट भी दिए थे क्या, टू बैलेंस बीडी,
कितना भी बेचा नहीं बताया ना, बाई बैंक। नेक्स्ट, फैंसी नहीं हुआ क्या तुम्हारा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या? और एग्जाम्पल, ठीक है कर लो। नेक्स्ट, लास्ट क्लास आया था? थर्टी वन। फिक्स एसेट अकाउंट during the year 19, fixed asset valued as 20,000, depreciation written of 60। फिक्सेस का वैल्यू 20 किया, डेप्रिसिएशन 60,000 चार्ज किया था उस पर, यानी इसका कॉस्ट था कितना? 80,000। टू बैंक हो गया। फाउंडेशन में कितना तकलीफ होता था, 3-4 दिन पढ़ाया था तुम लोग को, याद है? खत्म ही नहीं होता था यार, सारा समझ में ही कर दिया था, आया भी नहीं एग्जाम में। हाँ, कितना मेहनत करते थे। नेक्स्ट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। टू फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 1,60,000 सोल्ड, बट कितना में बेचा है नहीं बताया, बट यहाँ बता दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन सेट किया है। 1,60,000 का माल बेचा है और फिर सेम कॉस्ट का खरीदे भी है, एंड लेटर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेम कॉस्ट परचेज, तो परचेज निकल जाएगा 1,60,000 का, और सेल है 1,60,000 का, कॉस्टिंग का माल 20,000 प्रॉफिट में, तो 1,80,000 में बेचा, और प्रॉफिट को पीएल में लेके नहीं गया, ऐसे बैलेंस शीट में लेकर गया, तो पीएल अकाउंट नहीं लिखेंगे प्रॉफिट में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैलेंस बीडी 3 लाख, बाई बैलेंस सीडी 3,60,000, बाई बैंक टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और टू बैंक 1,60,000। डन। नेक्स्ट सम,
यहाँ भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिजर्व में गया, फिक्स एसेट्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट नेट बुक वैल्यू 11,250, डेप्रिसिएशन इतना था, कॉस्ट कितना हो जाएगा, सोल्ड फॉर 9,000, फिर 90,000 का कॉस्टिंग का इन्वेस्टमेंट। सेम टाइप के क्वेश्चन है ना, बोलो। एटी वन ठीक है। लास्ट में होमवर्क किया है, बाई बैंक 2200, नेक्स्ट। कितना होमवर्क दे दिया रे, खत्म ही नहीं होता है, हाथ ही दुख गया लिखते लिखते। तुम लोग को कुछ नहीं हुआ था ना, हाँ बोलो, हाँ बुक में तो करना था। टू बैलेंस बीडी 2 कैपिटल रिजर्व ना, कैपिटल रिजर्व 11,250 by bank 1,01,250 कैसे 90,000 plus 11,250 90,000 चलो हो गया। हेडिंग देना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यस, किसी का को लगता है कुछ करेक्शन करना पड़ रहा है, बोलो बेटा। नहीं बनाई थी ना, गलती है। चलो मैं हेल्प करना चाहता हूँ बेटी से, देख लो ना, ठीक है, छोड़े। आवाज नहीं, आवाज नहीं, एकदम साइलेंस। कुछ भी डाउट है आप मेरे से पूछो। अभी कैश फ्लो डिपार्टमेंट ब्रांच में एकदम आवाज नहीं, फिर फाइनल अकाउंट एस में एकदम टन 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 करते रहना। 3 चैप्टर में एकदम शांति। जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे वहाँ पे सब कुछ जानते हैं, जितना भी हल्ला चिल्ला करना कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 3 चैप्टर एकदम गंभीरता से सुनेंगे बेटा। जो भी आपके बिजनेस में पैसे आते जाते उसको ब्रॉडली 3 एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई करना होता है। मेन होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपका व्यापार से सेल परचेज रिलेटेड। उसके 2 मेथड, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसने उसको होल्ड कर दिया हम लोगों ने। इन्वेस्टिंग, तो डेट इज़ आपके बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है, डेट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स। नाउ फाइनेंसिंग, बिजनेस में पैसा आने का 2 रास्ता होते हैं, एक सेल वगैरह करके और एक कैपिटल के थ्रू। जब हम फाइनेंसिंग का बात करता है तो कैपिटल मीन करता है, कैपिटल। तो आपके बिजनेस में कैपिटल कहाँ से आता है बेटा? इक्विटी शेयर से आता है। आपके बिजनेस में कैपिटल प्रेफरेंस शेयर से भी आता है, और बोरोड कैपिटल भी होता है, डेप्ट, दैट इज डिवेंचर लोन। बस इतना ही।
So all cash inflows, outflows related to equity shares, preference shares and debt, उसी को बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एफ यही है और कुछ नहीं। एफएम में भी पढ़ोगे ना, पूरे ये तीन ही टॉपिक एफएम में भरे मिलेंगे आपको, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डेब्ट। डेब्ट का मतलब लोन भी ले सकते हैं या बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं या डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, तो कोई भी सोर्सेज हो सकता है, डेब्ट कहते हैं उसको। तो आप लोग जब पढ़ेंगे एफएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, तो वहाँ पे कैपिटल में तीन ही मिलेगा, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेब्ट। तो ऑल कैश इनफ्लोज, आउटफ्लोज रिलेटेड टू इन तीनों आइटम्स आर क्लासिफाइड एफए। लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर इशू करने से पैसा आता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करने से पैसा जाएगा। एसबीआई से लोन लेकर आया, पैसा आया, और एसबीआई का लोन वापस कर दिया तो पैसा गया। और शेयर्स है तो शेयर्स पे डिविडेंड देंगे, और डिवेंचर्स है तो डिविडेंड इंटरेस्ट, बस खत्म और कुछ नहीं। तो डायरेक्ट तो आपको दिख ही जाएगा, हिडन रहेगा तो हम लोग इक्विटी शेयर का कैपिटल का लेजर बना लेंगे, क्लास 12 में जैसे बनाते थे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का लेजर बना लेंगे, डिवेंचर्स का भी लेजर बना लेंगे, डिवेंचर्स का, और लेजर से हिडन रहेगा, कभी इशू कभी रिडम्पशन मिल जाएगा। हाँ, बोनस शेयर्स नाम का एक टॉपिक होता है, जब बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो कैपिटल तो बढ़ जाता है, उसके लिए पैसे नहीं आते। सो इफ शेयर्स आर इशूड एज बोनस शेयर्स, सो नो कैश इनफ्लो। कभी कभी हम लोग एसी खरीदते, एसेट्स खरीदते और आपको पैसा के बदले शेयर्स दे देते, तो भी शेयर इशू हुआ, बट नो कैश इनफ्लो, बस यही है। सो स्टार्ट नोट नंबर नया, आइए खत्म किए हम लोग। नोट नंबर 5, यस यस, कैश फ्लो फ्रॉम एफए। एक दो लाइन लिखेंगे। all cash flows related to equity share capital oblique preference share capital, equity share capital oblique preference share capital oblique debt, ब्रैकेट में डिवेंचर्स लोन्स and interest paid, dividend paid, interest paid and dividend paid, interest paid and dividend paid are classified as FA। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, कंफ्यूजन आ जाता है कभी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड तो तब होता है जब आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है, बोलो बेटा, और इंटरेस्ट पेड तो तब होता है जब आपने लोन लिया है। डिविडेंड रिसीव्ड तो श्रुति को तभी होगा ना जब श्रुति ने इन्वेस्टमेंट किया है, और डिविडेंड पेड तो होता है शेयर कैपिटल पे। तो ये दोनों एक साथ आता है ना, एक बार कंफ्यूजन होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। लिखेंगे समटाइम शेयर्स आर इशूड, समटाइम, इसी के अंदर लिखते हैं। चलो क्या हम लोग उधर पॉइंट वाइज लिखे थे क्या? आइए के अंदर पॉइंट वाइज लिखे थे क्या? समटाइम शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। Shares oblique debentures are issued for consideration other than cash. Shares oblique debentures are issued for consideration other than cash, like purchase building, and allotted shares oblique debentures. Purchase building and allotted shares oblique debentures oblique issue of bonus shares,
issue of bonus shares. These are non-cash transactions, no cash flow. These are non-cash transactions, no cash flow. These are non-cash transaction, no cash flow. ये सब नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है, उसलिए कैश फ्लो नहीं होएगा. डन. नॉन कैश ट्रांजेक्शन इसलिए कैश फ्लो नहीं होएगा. एग्जाम्पल्स: इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50,000. इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50,000. इशू डेट 10% प्रीमियम. Issue date 10% premium. Equity share of 50,000. Issue date 10% premium. Answer: cash inflow. कितना होगा cash inflow? 55,000. Cash inflow 55,000. Then next, preference shares of rupees 50,000. Preference shares of rupees 50,000 redeemed at 20% premium. Preference shares of rupees 50,000 redeemed at 20% premium. तो कैश आउटफ्लो होगा 50,000 का 20%, 10,000, 60,000. या कैश आउटफ्लो 60,000. डिवेंचर ऑफ रुपीज 50,000. डिवेंचर ऑफ रुपीज 50,000. डिवेंचर ऑफ रुपीज 50,000 परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट. परचेज्ड फ्रॉम ओपन मार्केट. एट 95%. एट 95%. 50,000 का डिवेंचर 95%. आउटफ्लो होगा कितना? या कैश आउटफ्लो 47,500. इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड पेड 10,000. इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड पेड 10,000. इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड पेड कितना? 10,000. हो गया. ये भी क्या होगा? कैश आउटफ्लो. यस, 10,000. बोनस शेयर्स इशूड रुपीज 50,000. बोनस शेयर्स इशूड रुपीज 50,000. आंसर: non-cash transaction, no cash outflow. Non-cash transaction, no cash outflow. Non-cash transaction, no cash outflow. Purchase building of rupees 2 lakh. Purchase building of rupees 2 lakh. And allocate equity share to vendor. Non-cash transaction, no cash flow. यही था जनरल नॉलेज. अब हम लोग हिडन इंफॉर्मेशन पे काम करेंगे लेज़र वगैरह बना के. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का लेज़र खोलना मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर चैप्टर पढ़ लिए थे. डिवेंचर का भी लेज़र बनाना हम लोग अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि लास्ट चैप्टर हम लोग डिवेंचर का लेज़र बनाना सीख लिए थे.
और इक्विटी शेयर कैपिटल का लेजर सीखना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग 12 में यही करते थे। फिर भी ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे एक दो कर देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स हम लोग अभी अभी सीखे ही थे, लास्ट 2 चैप्टर्स मैनेजेबल है, और थोड़ा डिविडेंड पे चर्चा करना है। ऐसे एक बार बुक से भी दिखा देता हूँ, बुक नहीं खोलना है आपको। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोरोइंग। कैपिटल और बोरोइंग रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो है। The financing cash flows are cash flow generating from financing activities, issue of shares, debenture, redemption of debenture, preference shares, payment of dividend, payment of interest, loan taken and repaid. Done. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अलग ही पढ़ाई है, इनका तो काम ही है लोन देना लोन लेना, तो इनके लिए ओए होएगा, तो उसका स्पेशल डिस्कशन होएगा अपने को, ठीक है। ऑपरेटिंग होगा, ठीक है, ओके। अरे ऑपरेटिंग में, ठीक है, तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी जस्ट आप लोग 11-12 से जो ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पढ़ाई कर रहे हो। ओके, अब मेरे को सिखाना है डिविडेंड के बारे में और शेयर कैपिटल के बारे में। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल का लेजर, कैपिटल है तो बाई बैलेंस BD और टू बैलेंस CD क्लोजिंग, और शेयर इशू करने से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा बेटा, बाय बैंक। बोनस शेयर भी इशू करते हैं ना, बोनस शेयर, तो याद है बेटा बोनस शेयर एकदम ये ऐसा चैप्टर है कि पूरे सिलेबस में काम आता है। तो हम लोग लिखते थे ना बेटा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे लिखते थे। रिजर्व टू बोनस शेयर, बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बाई क्या आ जाता है बेटा, बोनस शेयर या बाई रिजर्व, तो सब कुछ दिया रहेगा, तो बैंक से तो शेयर्स का निकल ही जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। डिविडेंड पे चर्चा करते हैं। डिविडेंड पे, डिविडेंड का क्या चक्कर होता है, ध्यान से सुनना। 31 मार्च 22 को डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर्ड 10,000, और इसका पेमेंट करना होता है बेटा 30 डेज के अंदर। कभी मिला है क्या आप लोग को लॉ में, डिविडेंड 30 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है। सो 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है। डिविडेंड डिक्लेयर के पहले एक डिविडेंड प्रपोज भी होता है। डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के, वो प्रॉफिट को देख कर ना डिविडेंड प्रपोज करते हैं कि इतना डिविडेंड देना चाहिए, और जब इक्विटी शेयरहोल्डर्स का एक एनुअल जनरल मीटिंग होता है, AGM, लॉ में सब मिलेगा, तो AGM में क्या होता है, बहुत सारा बिजनेस को फाइनलाइज करता है, तो वहाँ पे डिविडेंड भी फाइनलाइज करते हैं। तो डायरेक्टर्स के पास पावर है डिविडेंड प्रपोज करने का, और फिर AGM में शेयर होल्डर्स लोग अप्रूव कर लेते हैं, उसके 30 डेज के अंदर पेमेंट कर देना होता है। लॉ में ये चलता है। अगेन तो प्रपोज करने से तो कुछ होता नहीं, लोग तो कितने सारे प्रपोजल करते ही हैं, तो सब कुछ तो होता नहीं है। तो पहले होता था कि प्रपोज करने से ना उसे दिखाई दो अपना, आपने जो प्रपोज किया उसे दिखा दो अपना, ऐसा होता था पहले अकाउंट्स में। डायरेक्टर प्रपोज करते थे, उसे अपना लायबिलिटीज दिखा देते थे मार्च में। तो फिर अब CA इंस्टीट्यूट बोलता है कि नहीं, प्रपोज करने से नहीं होता, आए दिन लोग जो तो प्रपोज करते रहते हैं, वैसे नहीं होता है। अकाउंट्स में अपना तभी दिखाना जब फाइनल हो जाए। तो प्रपोज डिविडेंड का कोई जगह नहीं है अकाउंट्स में, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है उसका जगह है। तो डिक्लेयर होने के विदिन 30 डेज पे कर दिया जाता है, विदिन 30 डेज। तो आपको कभी कभी बैलेंस शीट में ऐसा लिखा रहेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, डिविडेंड पेएबल या डिविडेंड डिक्लेयर्ड, यहाँ पे 10,000, यहाँ 12,000। तो ओपनिंग जो डिविडेंड पेएबल था ना, लास्ट ईयर दिखाए थे, उसको मान लेंगे इस साल पेड हो गया। क्या हो गया बेटा, पेड हो गया। और फिर ये वाला भी पेड होगा, कौन सा ईयर पे, नेक्स्ट ईयर। तो डिविडेंड पेएबल इस तरह से रहेगा। तो आप एक लेजर बना सकते हो डिविडेंड का, बाई बैलेंस BD
10,000, टू बैलेंस CD 12,000, लास्ट ईयर वाला पेड टू बैंक, और इस साल वाला डिक्लेयर्ड हो जाएगा, इस साल वाला डिक्लेयर्ड हो जाएगा बाई PL कितना 12,000। तो हमेशा समझते हैं कि लास्ट ईयर का डिविडेंड पेड वो डिक्लेयर करते फिर वो बाद में पेमेंट हो जाता है, और फिर ये हो जाता है बेटा डिक्लेयर्ड, दैट इज PL टू डिविडेंड, PL टू डिविडेंड। ठीक है, बोल देगा पेड इतना तो ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा तो लास्ट ईयर का जो डिविडेंड था, ओपनिंग डिविडेंड पेबल था, वो इस साल पे हो गया, और इस साल वाला डिक्लेयर्ड हुआ। लास्ट ईयर का पेड हो गया तो लास्ट ईयर का खत्म, फिर कैसे आ गया, और इस साल के लास्ट में फिर डिक्लेयर्ड होगा, एवरी ईयर डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा। डन। सो लिखेंगे बेटा डिविडेंड, ये एग्जाम्पल ही लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल वैसे ही लिखेंगे, FMA लिख रहे। डिविडेंड पेबल ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 12,000, आंसर dividend paid during the year cash outflow 10,000, dividend paid during the year cash outflow 10,000, dividend paid during the year cash outflow 10,000, and dividend declared at the end of the year, and dividend declared at the end of the year $12,000, PL to dividend, PL to dividend, PL to dividend, इसको छाप लो लेजर को, डिविडेंड पेएबल का लेजर, डिविडेंड पेएबल का लेजर, डन। तो हमेशा डिविडेंड के बारे में ये समझना, डिविडेंड और टैक्स, लास्ट ईयर का भी लाइबिलिटीज दिखाया जाएगा, इस साल का लाइबिलिटीज, तो डिविडेंड और टैक्स इकट्ठा करने का नहीं होता है, लास्ट ईयर का पेड और करंट ईयर का फिर PL से डिक्लेयर्ड। तो ये हमेशा समझेंगे लास्ट ईयर का पेड हो गया, ये क्या हो गया बेटा पेड, फिर ये कहाँ से आ गया, इस साल डिक्लेयर किया। डिविडेंड पे करेंगे बट इसमें पीयूष बाबा का एड्रेस ही नहीं मिला, बैंक अकाउंट में भेजे थे वापस आ गया, तो अनपेड हो जाएगा बेटा, अनपेड 1,000, अनपेड अकाउंट पे दिखा दिया 1,000, अब क्या होगा, लास्ट ईयर का तो 10,000 पेमेंट ही करना था हम लोगों को, पीयूष बाबा का एड्रेस ही नहीं मिला, तो लास्ट ईयर का 10,000 पे नहीं होगा, कितना पे होगा 9,000 पेड होगा, कितना बेटा 9,000। डिविडेंड पेबल बाई बैलेंस BD 10,000, टू बैलेंस CD 12,000, टू अनपेड अकाउंट, टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड में कितना चला गया, तो फिर पेमेंट कितना करेंगे बैंक, कितना 9,000। ये ओपनिंग हिसाब क्लियर,
ये वाला तो 12,000 अनपेड नहीं होगा इस साल, वो तो आगे चलकर पे करना है, ठीक है ना। तो फिर ये 12,000 कहाँ से आ गया फिर से बाई पीएल कितना 12,000। सो डिविडेंड कभी अनपेड मिल जाएगा तो समझना कि वो एड्रेस वगैरह नहीं मिला, बैंक अकाउंट डिटेल नहीं मिला, हर्षा का फिर पेमेंट नहीं हुआ, बाद में मिल जाएगा आपको पेमेंट। अच्छा समझ में आ गया, एफ भी खत्म हो गया। नेक्स्ट चलो ओए ओए करें, कैश फ्लो फ्रॉम ओए ओए, अरे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग भाई, यही तो मेन है, इसके बाद तो खुशी चैप्टर खत्म, उसके तो पक्का ही ओए ओए होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ओए ओए दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही तो मेन सोर्सेज ऑफ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का है, मेन सोर्सेज। बिजनेस का जो डे टू डे ऑपरेशन से पैसे आते जाते हैं वही ओए ओए कहलाते हैं, डे टू डे ऑपरेशन। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है शुरू हमारे प्रेरणा से ही करते हैं, जो ट्यूशन फी आएंगे ओए ओए होएंगे, बुक के पैसे आएंगे ये भी ओए ओए, यूनिफॉर्म के पैसे तो लेते नहीं इंक्लूसिव है, अगर वो भी लिया जाए नेक्स्ट बैच से ओए ओए, बुक के पैसे नहीं लिए जाते इंक्लूसिव है, नेक्स्ट बैच से लिया जाए वो भी ओए ओए, बैग के बोलो एक बार ओए, ओके ओए ठीक है, वो भी ओए है, फाइन सब ओए है डे टू डे ऑपरेशन। तो आउटफ्लो क्या होगा सर, आपका इस कोचिंग सेंटर का सारा खर्चा लाइक रेंट, सैलरी, बिजली बिल, फैकल्टी फी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारा खर्चा को ओए बोलेंगे, तो बस यही है ओए। और सिंपल है बेटा, जो आईए नहीं है, जो एफ ए नहीं है, सब ओए है, सब ओए। दो तरीका है ओए करने का, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। आज हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखेंगे, सम करेंगे, और जब इनडायरेक्ट मेथड सिखा दिया तो ये चैप्टर अब खत्म तब खत्म। कंसेप्ट वाइज अभी कंसेप्ट के पीछे भाग रहे, सम तो बाद में करेंगे धीरे धीरे। तो चलो हम लोग ओए करते अपने कॉपी में, कैश फ्लो फ्रॉम एक बार ओए लिखना, मैं मजाक कर रहा था, कैश फ्लो फ्रॉम 2 बार लिख दिया था क्या तुम, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो लिखेंगे ऑल कैश फ्लोज रिलेटेड टू, all cash flows related to principal generating revenue activities, principal revenue generating activities, all cash flows related to principal revenue generating activities, principal
रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज मतलब मेन आर classified under OA. All cash flows related to principal revenue generating activities are classified OA. That is cash flows related to day-to-day operation. Cash flows related to day-to-day operation. Cash flows related to day-to-day operation. For example, sale, purchase, expenses, sale, purchase, expenses. ठीक है, सेल परचेज और एक्सपेंसेस सारा एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है, बस यही है ओए। सेल में दो टाइप से पैसा आता है, कैश सेल से पैसा आता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर से। परचेज से दो टाइप से पैसा जाएगा, कैश परचेज और पेमेंट टू क्रेडिटर्स। एक्सपेंसेस आप वेजेस से देखना शुरू कर दो, वेजेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या बताया, 11 का सारा खर्चा अदर देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी नहीं। तो बेटा अब हम लोग को सीखना है कैश फ्लो फ्रॉम ओए। अब इसके कैलकुलेशन करने के दो मेथड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड जो अभी सीखेंगे, बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, 10-15 मिनट पे हो जाता है, कैश फ्लो आपका खड़ा हो जाएगा अभी स्ट्रेट फॉर्मेट के साथ सम्स। और इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा टाइम लगेगा, बड़ा घुमावदार रास्ता है इनडायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड ऐसे देखने से बोलेगा सलाम सर आप बोलो कैसे कैसे करना है, फटाफट फॉर्मेट भर दो। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा घुमैया घुमाते घुमाते ले जाएगा। कल घूमेंगे सुबह, आज एकदम स्ट्रेट वाला सीधा 3 ही काम है, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सीधा कैलकुलेशन, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस पेड, खत्म। एकदम आपको दिखेगा कि तो कुछ भी तकलीफ ही नहीं है। और कल आएंगे इसी को ना पूरा घुमैया विश्व भ्रमण करके लाएंगे। तो आज हम लोग जो डायरेक्ट कैलकुलेशन से कर लेते हैं, तो लिखेंगे, बोलो बेटा कुछ बातें कर रहे हो, किसका क्या चाहिए, या कैश फ्लो फ्रॉम ओए। कैश फ्लो इसी के अंदर लिखते हैं बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ओए डैश डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ओए डैश डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ओए कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ओए सिखाएंगे बच्चों को। टोटल 1 2 3 4 कैलकुलेशन है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पैसे आने के रास्ते क्या है, ये तो आपको ही बोलना पड़ेगा। नंबर 1 क्या है, यस, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सो लिख लेना बेटा, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, कैश सेल्स का तो कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स का लेजर बना लेंगे अपने। डेटर्स का लेजर आप लोग को सिंगल एंट्री चैप्टर पढ़ा दिया गया है। डेटर्स अकाउंट, टू बैलेंस BD, ओपनिंग डेटर लिखते हैं, बोलो बेटा, बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग डेटर, सेल्स डालते हैं बेटा, क्रेडिट सेल्स, बाई सेल्स रिटर्न, बाई बैड डेब्ट, बाई डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं, और पैसा मिलता है तो लिखते हैं बेटा बाई बैंक, लिखते हैं ना। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिसिंग रहेगा, तो या तो आप लेजर बना लेंगे डेटर्स का, और ये कलेक्शंस आ गया,
बट इस स्टेज में लेज़र बनाने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बैड डेब्ट डिस्काउंट माइनस क्लोजिंग डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। या तो लेज़र बना लीजिए जो सिंगल एंट्री में किए थे, हमें लेज़र बनाने में समय बहुत लगता है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस बैड डेट माइनस डिस्काउंट अलाउड माइनस क्लोजिंग डेटर। बी आर भी रहता है, ओपनिंग डेटर और बी आर लिख लेंगे अगर है तो क्लोजिंग डेटर और बी आर, नहीं है तो बी आर नहीं है तो कोई बात नहीं। बिल्स रिसीवेबल भी तो कस्टमर से मिलता है ना बेटा, तो हम लोग लिखेंगे क्या बेटा, ओपनिंग डेटर एंड बी आर, फिर क्लोजिंग डेटर एंड बी आर, और क्रेडिट सेल्स आप लोग दोनों स्टाइल से लिख लेंगे, और सम्स करते समय आपकी मर्जी, फटाफट करो बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखना कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स का खाता खोल दीजिए, टू बैलेंस BD ओपनिंग डेटर, टू सेल्स क्रेडिट सेल्स, बाई सेल्स रिटर्न बैड डेट डिस्काउंट अलाउड बाई बैंक बाई बैलेंस CD क्लोजिंग। लेज़र बनाओगे तो BR का भी लेज़र बनाना पड़ेगा, और प्लस माइनस करेंगे तो एक साथ हो जाएगा। ओपनिंग डेटर ऑब्लिक BR प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न बैड डेट डिस्काउंट अलाउड माइनस क्लोजिंग डेटर ऑब्लिक BR। एग्जाम्पल, cash sales 10,000, cash sales 10,000, opening dater 20,000, closing dater 30,000, opening कितना 20, closing 30,000, credit sale 90,000, credit sales 90,000, लिख लिया। तो चलो बेटा देखते हैं, ओए करते हैं बेटा। कैश सेल्स कितना है, कैश सेल्स ये तो इनफ्लो ही है ना। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ओपनिंग डेटर कितना है 20,000 प्लस क्रेडिट सेल 90,000 90,000 minus 33,000 हो गया। लिखो बच्चा लोग, लिख लिया, बहुत अच्छा। लिखो बच्चे, गरिमा कहाँ रहती है आजकल, फिर बीमार हो गई क्या हिमालय? मेरे को क्या बोला था, पूरा बाहर ही है इस साल वो। दिस इज डन, ये हो गया।
आगे बढ़े। अरे इसी का बोल क्या चाहिए? डन। आसानी तो है ना? बोलो भाई। हो गया 1 पॉइंट, 5 ही तो पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? पैसे आने के रास्ते एक ही मेन होते हैं, जाने के रास्ते बताओ मेन रास्ता। कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर। लिखो भाई लिखो, कैश परचेज एंड पेमेंट टू क्रेडिटर। कैश परचेज एंड पेमेंट टू क्रेडिटर। बेटा कैश परचेज के बारे में क्या सिखाना, पेमेंट टू क्रेडिटर्स के लिए किसका लेजर बनाना, सर कितना सिखाओगे? अभी तो सिखाए थे सिंगल एंट्री। बेटा एक बार दिखा देते, क्या लगता है? बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग क्रेडिटर, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग क्रेडिटर। बाय परचेज, टू परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना, टू बैंक। डन। कौन जो लेजर बनाएगा यहाँ पे? पेमेंट टू क्रेडिटर्स शॉर्टकट मारेंगे। कैसे बेटा? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न डिस्काउंट रिसीव्ड माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल दिया है तो ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी और फिर क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी। एग्जाम्पल, कैश परचेज 20,000, कैश परचेज 20,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिट परचेज 1,05,000, परचेज रिटर्न 5,000, क्लोजिंग क्रेडिटर ओपनिंग कितना दिया था, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 40,000। बोलिए कैश परचेज क्या है? आउटफ्लो है ना, आउटफ्लो। नेक्स्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर। यस बोलो बेटा। 30,000 plus minus 5,000 minus 40,000
हो गया। पॉइंट थर्ड, और क्या होता है बेटा बिजनेस में पैसे जाने के रास्ते? तो और एक है या पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नाम बताओ ना जो आपको दिखता है बिजनेस में 11 से। वेजेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन नहीं, इंटरेस्ट, एफ एक आइटम, इंटरेस्ट भी नहीं, एकदम कॉमन सेंस का जो नाम है वो 2-4 लिख लो, हो गया। सो लिख लो पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट। डेप्रिसिएशन का पैसा नहीं देना होता है स्नेहा रानी, नॉन कैश है, और ना ही इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट तो आ जाएगा किधर बेटा, एफए में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी नहीं, पीडीडी है, डूबा नहीं है बेटा, डूबा डूबा सा लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन नो, इंटरेस्ट नो, प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट भी नो। डन। बोलो भाई तो ठंडा गर्म क्या लग रहा है? ठंडा लग रहा है? बूढ़े वालों को तकलीफ हो रही है क्या? क्लास में कंफर्टेबल है ना, प्रॉब्लम है? सब ठीक है ना? ओके सुनना, ये खर्चा और आउटस्टैंडिंग वगैरह होता है क्या? तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को रहेगा तो एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को। तो फिर से हम लोग क्लास 11 पे आते हैं। देखो बेटा, जैसे क्रेडिटर्स में किया था ना, क्रेडिटर्स में क्या किया था? क्रेडिटर्स में बेटा ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर किया था ना। तो इस तरह से एक्सपेंसेस में भी आउटस्टैंडिंग वगैरह रहेगा, तो एक्सपेंसेस पेड नहीं बताएगा, तो कैसे करेंगे हम लोग? एक्सपेंसेस में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे, पेमेंट चाहिए ना, तो इस साल का खर्चा में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया नहीं, माइनस कर देंगे। डन। और ओपनिंग प्रीपेड लास्ट ईयर दिया था, ओपनिंग प्रीपेड लास्ट ईयर दिया था, माइनस, और क्लोजिंग एडवांस अभी देंगे, प्लस। कहाँ सीखा है रीत? वाह, वेल डन, छाप लो। एक्सपेंसेस पेड, expenses paid, expenses plus opening outstanding minus closing outstanding plus closing advance minus opening advance. डन 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 भाई, भाई डन। ओके सुनो ना, एक एग्जांपल करो।
कितना? 17,500 बोलो बेटा। 20,000 plus 1,000 minus 2,000 minus 3,000 plus 1,500 17,500 ये तीन मेन है, बस यही तीन स्ट्रेट कैलकुलेशन है। यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में घूम घुमई है। इसके बाद आएगा बेटा टैक्स पेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो सब कॉमन है, यहाँ से सब कॉमन है, बस ये 3 पॉइंट का खेल है। इसको आज हम लोग डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर ली, बस इतना ही था। अब हम लोग 2-3 सम्स में ना कैलकुलेटर पे पेंसिल वर्क कर लेंगे, मैट पे थोड़ा सा और दिमाग शार्प हो जाएगा, फिर फॉर्मेट दिखाएंगे और सम्स की ओर भागेंगे। दिस इज डन, क्लियर? तो कितना पॉइंट, क्या क्या पॉइंट लिखा बेटा ओए में? डायरेक्ट मेथड पे 3 पॉइंट लिखा। फर्स्ट क्या था बेटा? कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर। नेक्स्ट कैश परचेज एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आउटफ्लो। नेक्स्ट पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइन, ओके। अब यहाँ पे आएगा एक टैक्स पेड, टैक्स, इनकम टैक्स पेड, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिलेगा। बस 5 ही पॉइंट है, मेन 3 पॉइंट था, तीनों सीख गए ना। अगेन तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं जो सम सोल्व करने वाले हैं हम लोग इन दिनों में। उसमें कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और करेंगे, जैसे FA का, IA का किया था, बहुत सारा एग्जाम्पल्स। You all are coming to problem 13, P13 पे आ रहे हैं। पेंसिल वर्क, पेंसिल लेना। ओके तो सबसे पहला आइटम है बेटा कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया गया और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। आपको तो पता ही है सेल्स PL में दिखता है, तो देखो तो बेटा PL में बाई सेल्स लिखा हुआ है ना, कितना? 91,500,000, ये सेल्स है, सेल्स। तो सेल्स हो गया। अब हम लोग कलेक्शन बनाना है, तो सेल्स में ओपनिंग डेटर प्लस करेंगे और क्लोजिंग डेटर माइनस करेंगे, है ना बेटा? और कुछ बैड डेट वगैरह रहेगा। तो PL में देखो तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, प्रोविजन तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है डेटर्स वाला। प्रोविजन फॉर बैड डेट तो डूबा नहीं है, डूबा डूबा सा लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बैलेंस शीट में देखो तो कोई डेटर्स वगैरह कहीं दिखा क्या? डेटर्स BR दिखेगा डेटर्स बेटा आपको। ओपनिंग डेटर 4 लाख, क्लोजिंग डेटर 4,50,000, और BR भी कहीं पे दिखेगा बेटा? BR नहीं है, नहीं है ना। तो अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? सेल्स प्लस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डेटर माइनस क्लोजिंग डेटर। तो आप लोग पेंसिल से मैट पे ही कहीं लिख लो, मैट पे ही लिख लीजिए आप लोग। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कॉपी नहीं चाहिए। कलेक्शन फ्रॉम डेटर बताना कैसे किया? कलेक्शन फ्रॉम डेटर सेल्स 91,500,000 प्लस ओपनिंग डेटर 4 लाख माइनस 4,50,000 या वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया, तीनों कैलकुलेट करेंगे। और क्या था बेटा? 3 ही तो मेन है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, देखो तो बेटा परचेज, क्रेडिटर्स, BP कहाँ दिया है? सर PL में परचेज है 48,84,500, है ना। और तो इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह कुछ नहीं है।
बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आइए, क्रेडिटर्स और बीपी तो है नहीं, तो अभी हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर्स मिलने वाला है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स करेंगे बाबू? परचेज 48,84,500 प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स 2,56,250 माइनस क्लोजिंग 304,250 48,36,500। इसको ब्रैकेट में रखना हिमाली बेटी, ब्रैकेट में। हो गया बेटा? ओके। अभी आप लोग आगे आगे मत जाओ बेटा, 4 सम हम लोग करेंगे पेंसिल पे। आप लोग एक बार अप्रोच क्लियर करो, बहुत बड़े बड़े सम्स होते हैं ना, फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा। डन बेटा। पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, तो पीएल में देखो, पहले खर्चा देखो। पीएल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिख ही गया 19,58,750। पीडीडी तो नॉन कैश है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, प्रीमियम एक्सपेंस रिटर्न ऑफ है, और इंटरेस्ट तो एफए का आइटम है ना बेटा, और इनकम टैक्स तो बाद में ही आएगा ओए में। हम लोग 5 आइटम आता है ओए में, मेन 3 आइटम पे काम करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक ही है 19,58,750। अब बैलेंस शीट में देख लो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है तो ठीक है, करेंगे, नहीं तो बस यही पेड है। देखो एसेट साइड में देखो, एडवांसेस तो नहीं है बेटा। आउटस्टैंडिंग है क्या? ओ यस, तो सेम बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग, सेम फॉर्मेट, जो क्रेडिटर्स का वही चलेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस बोलिए 19,750 प्लस 54,000 माइनस 'Done? Done? P14 पे आएंगे। P14 पे प्रतीक मिस हो गया क्या? एक इनकम स्टेटमेंट दिया है, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेप्रिसिएशन, सैलरी, वेजेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नीचे से कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट बेटा, बैलेंस शीट लैंड बिल्डिंग से मतलब नहीं है, कैश से मतलब नहीं है। डेटर्स तो ऑपरेटिंग का ही है ना बेटा, स्टॉक भी ऑपरेटिंग का ही है, एडवांसेस भी ऑपरेटिंग का ही है, और क्रेडिटर्स भी देखना होता है ना बेटा। ओके, क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग का ही है, आउटस्टैंडिंग भी ऑपरेटिंग का है, टैक्स हम लोग अभी थोड़ा देर में पढ़ने वाले इस सम के बाद। बस खत्म ना। तो सबसे पहला 3 ही आइटम याद रखना बेटा, कैश सेल्स तो है नहीं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो ढूंढो सेल्स ढूंढो 25,20,000। डेटर्स है तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर माइनस, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर 25,20,000 प्लस 1,68,000 minus 1,86,000, 25,02,000। ठीक है, ओके। पेमेंट टू क्रेडिटर्स मैं करूँगा, आप देखो। पेमेंट टू क्रेडिटर कैसे करते हैं बेटा? परचेज करते हैं ना बेटा, प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर। देखो तो बेटा ओपनिंग क्रेडिटर कितना दिया है, बोलो भाई।
तुम वीडियो में क्या देखा था पहला दिन? हम लोग भी वही किए थे। ये समझ में आ रहा है अभी? ओके। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 2,40,000। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? 2,34,000। और परचेज नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। तो आप लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से परचेज सिंगल एंट्री में सिखाए थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 19,80,000, 2 lakh, और एक्सपेंसेस पेड आप खुद करो। यस, ये हो गया सबका। एक्सपेंसेस पेड, तो देखो तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो दो है यहाँ पे, सैलरी वेजेस भी ऑपरेटिंग है और ऑपरेटिंग भी ऑपरेटिंग है, ये एक्सपेंसेस हो गया। अब देखो तो बैलेंस शीट में एडवांसेस भी है और आउटस्टैंडिंग भी है, दोनों दे दिया ना। तो अभी कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंसेस पेड। सैलरी वेजेस कितना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग एडवांस।
पेड है ना, डन। फिफ्टीन का भी तीनों कैलकुलेशन करना है आपको। तीनों मतलब या कलेक्शन पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस पेड, फिर उसके बाद में टैक्स पेड समझाऊंगा। पेंसिल 1 कल जब सम्स करेंगे सब चाहिए वर्किंग नोट कॉपी में। सोल्व करो प्रतीक 15।
यस कोई हेल्प करो. collection from यस बेटा, पीयूष हेल्प कर रहा है. पीयूष, वेरी गुड. कलेक्शन फ्रॉम डेटर. sales सेल्स 46,37,200 46,37,200 opening debtors plus opening debtors 1,87,300 plus 30,000 बी आर ना. minus 1,84,200 minus 50,000 46,20,300 राइट है. वाओ. payment to creditor पेमेंट टू क्रेडिटर. परचेज निकालना पड़ेगा, पहले परचेज निकालते हैं. COGS 37,21,200 200 minus 5,32,500 plus 5,32,500 minus plus 5,96,300 37,85,000 payment to creditors 37,85,000 अर्जुन कहाँ फंस गया? अर्जुन कहाँ फंस गया? अर्जुन अर्जुन ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी कितना है? 2,07,200 plus 60,000 minus 1,57,400 minus 20,000 total 38,74,800 ये डन. और बोलो. प्रीपेड वगैरह नहीं है क्या? चलो 5 कंसेप्ट हैं ओए में. 4th नंबर पे आते हैं. पहला 3 ही मेन है बेटा, यही मेन था. अब टैक्स पेड आएगा. कंसेप्ट नंबर कितना बेटा ओए के अंदर? टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड. बेटा टैक्स के लिए भी वही है. क्या होता है ना बेटा, ईयर एंड पे अकाउंटेंट प्रोविजन बनाता है, PL2 प्रोविजन फॉर टैक्स. ये अकाउंट्स में बनाया जाता है. और साल खत्म होने के बाद CA साहब आते, टैक्स ऑडिट करते. PGBP पढ़ेंगे आप लोग, टैक्स ऑडिट. तो टैक्स ऑडिट करके CA साहब बिजनेस का PGBP कैलकुलेट करते, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, बिजनेस का प्रॉफिट, फिर उसके हिसाब से टैक्स देना होता है. ये अकाउंटेंट जी के जो टैक्स होता है ना, वो टैक्स देना नहीं होता है. अकाउंटेंट जी जो अकाउंट्स का जो प्रॉफिट आता है उसे मार देते 30% प्रोविजन फॉर टैक्स. और आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट में आएंगे नेक्स्ट ईयर, साल खत्म होने के बाद आएंगे, बहुत बिजी रहते हैं आप लोग, फिर आते हैं टैक्स ऑडिट वगैरह करते हैं, फिर टैक्स फाइनल करते हैं, फिर पेमेंट होता है. ईयर एंड पे प्रोविजन बनता है, तो PL2 प्रोविजन फॉर टैक्स. और फिर पेमेंट होता है. पेमेंट जब पेमेंट होता है तो फिर हम लोग लिख लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक. तो साल के लास्ट में हमेशा प्रोविजन ही रहता है.
और नेक्स्ट ईयर पे होता है, और हमेशा डिफरेंस आता है। प्रोविजन बनाता है अकाउंटेंट और टैक्स पेमेंट करवाता है टैक्स कंसल्टेंट सीए साहब। तो दोनों के प्रॉफिट ना, अकाउंट्स के प्रॉफिट और टैक्सेशन के प्रॉफिट में हमेशा डिफरेंस आता है, जिसके कारण एक कंसेप्ट भी मिलेगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स लायबिलिटीज, आपको पढ़ाया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। तो अभी ये सब बात नहीं करना है, बस ये समझ लो जो टैक्स हम लोग अकाउंट्स में दिखाते हैं ना, बीकॉम अकाउंटेंट, वही टैक्स पेमेंट नहीं होता है, वो अमाउंट हमेशा डिफरेंस आता है, हमेशा डिफरेंस रहेगा। कुछ नहीं बोलेगा तो जो प्रोविजन है वही पेड हो जाएगा, जो प्रोविजन है वही पेड हो जाएगा। एक प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनता है ओके, ओपनिंग क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे 10,000, यहाँ 12,000, और कुछ भी एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं दिया, तो हमेशा समझते लास्ट ईयर का टैक्स फाइनल हो गया तो ये इस साल क्या हो जाएगा, पेड। 10,000 इस साल पेड। वो बीकॉम अकाउंटेंट क्या किया, प्रॉफिट देखकर 30% मार दिया, और आप लोग ऑडिट में आके और फिर टैक्स ऑडिट करेंगे, 10,000 ही फाइनल हुआ, पेड। और फिर इस साल का कहां से आ गया, फिर से साल के लास्ट में प्रोविजन मेड। क्या मेड बेटा, प्रोविजन। तो आप लोग एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाएंगे, बाई बैलेंस बीडी 10,000, और ये हाथों हाथ पेमेंट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर टू बैंक 10,000, पुराना हिसाब खत्म। डिविडेंड और टैक्स ये जमा करने का नहीं है, क्लियर हो जाता है, साल के लास्ट में दिखाते लायबिलिटीज और इमीडिएटली पेड, ओपनिंग हिसाब किताब खत्म। तो ये कहां से आ गया भाई, इस साल का प्रोविजन बनाया, वेरी वेरी गुड, बाई पीएल 12,000। ये कहानी होता है। सच्ची का कहानी ऐसा नहीं होता है, सच्ची का कहानी होता है अगर आपका एक साल का टैक्स 10,000 से ऊपर है ना, तो साल में आपको 4 बार इंस्टॉलमेंट पे एडवांस टैक्स देना पड़ता है। आप लोग टैक्स में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ जैसा क्वेश्चन होगा वैसे करेंगे। तो हर एक कंपनी के बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक एडवांस टैक्स दिखेगा और लायबिलिटी साइड में प्रोविजन दिखेगा, बट वैसा दिखेगा तो हम लोग वैसा सिस्टम चेंज कर लेंगे। कुछ नहीं बोला, एक सिंपल तरीका है। तो लास्ट ईयर का पेड, करेंट ईयर का प्रोविजन मेड, एडवांस टैक्स दे दिया तो वही पेड, जो एडवांस टैक्स दिया वही क्या होता है, पेड। और दो बात ध्यान रखना, ये तो बड़ा सिंपल अप्रोच है, इसका जो रियल लाइफ में जो होता है 10,000 से ऊपर रहेगा तो पक्का आप एडवांस टैक्स देंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा। और दूसरा, जो अकाउंटेंट टैक्स दिखाता है वो सच्ची का टैक्स कभी भी नहीं होगा। आप लोग जो पीजीबीपी पढ़ लिए होंगे, एक डेप्रिसिएशन नाम का टॉपिक देखे होंगे, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन और टैक्स का डेप्रिसिएशन, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान मिल जाएगा बट ये डेप्रिसिएशन ना मिलेगा। और बहुत सारा डिफरेंट प्रोविजंस है पीजीबीपी में आपको मिलेगा। तो जिंदगी में कभी भी अकाउंट्स का टैक्स और सच्ची वाला टैक्स इक्वल नहीं होगा, बट कुछ नहीं बोलेगा तो इक्वल दिखा देंगे। और हमेशा जब भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडवांस टैक्स दिखेगा। आप लोग पढ़े भी होंगे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च तक साल में 4 बार एडवांस टैक्स भर देते। जब एडवांस टैक्स दिया रहेगा तो ऐसे पता चल जाएगा टैक्स पेड कितना, जितना एडवांस टैक्स है उतना पेड। साल भर हम लोग 2023 मार्च चल रहा है, 2023 में 4 बार एडवांस टैक्स देंगे और 23 मार्च को प्रोविजन भी बना देंगे। और नेक्स्ट ईयर जाकर सीए साहब या साहिबा आएंगे, एक्चुअल टैक्स फाइनल करेंगे। मैंने एडवांस टैक्स 1 लाख दे दिया और आप फाइनल किए 80,000, तो रिफंड मिलेगा मेरे को, इनकम टैक्स से रिफंड मिलेगा 20,000। मैंने एडवांस टैक्स 1 लाख दिया, अपने हिसाब से टैक्स जानते नहीं है, और आप सब आए सीए बनकर और बोलते कि सर ये टैक्स तो 1,10,000 होगा, तो मैंने 1 लाख दिया था और 10,000 रुपया दे देंगे। मैं अपने हिसाब से कुछ और प्रोविजन करता हूं, आप आकर सच्ची का टैक्स बोलते तो मेरा प्रोविजन भी चेंज होता है। तो जहां पे ये नोट्स लिखेंगे वहां पे 1 साइड फुल पेज छोड़ देंगे। मैं सबसे सिंपल वाला जो होता है ना वो सिखाया, आज बहुत पढ़ा दिया ना,
तो उसको आगे चलकर समय आने का इंतजार करेंगे। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स रहेगा, तो लास्ट ईयर का पेड, करेंट ईयर का मेड, लास्ट ईयर का पेड, करेंट ईयर का मेड। अगर दिल से ना बोलो ना, ऐसे मेरे को सुनाने के लिए बोलो ना, मेरा रंग दिखा देगा, मैं ऐसे थोड़ा ना चिल्लाऊंगा यार, सबके पीछे एक रीजन है। बोलो बेटा, लास्ट ईयर का पेड, करेंट ईयर का मेड, छाप लो। At the end of the year, provision is made. At the end of the year, provision is made. PL2 provision for tax. PL2 provision for tax. PL2 provision for tax. When payment made, provision for tax to bank. When paid, provision for tax to bank. Done? Example छाप लो। हो गया? Example, tax paid 20,000, refund of tax 1,000. Tax paid 20,000, refund of tax 1,000. लास्ट ईयर का फाइनल हुआ 1,000 वापस आ गया, तो टोटल आउटफ्लो कितना होगा ये समझाना है। टैक्स पेड करने से 20,000 जाएगा और रिफंड आ जाएगा तो इनफ्लो हो जाएगा। सो टैक्स पेड कितना हो जाएगा फाइनली, या टैक्स पेड 20,000 माइनस 1,000, टैक्स पेड 20,000 माइनस 1,000, कितना बेटा 19,000। लास्ट आइटम, आइटम नंबर 5। ओके हाँ, इसमें ना एडवांस टैक्स वगैरह सिखाना है आप लोगों को, 1 फुल पेज छोड़ने से हो जाएगा। अच्छा एक अकाउंटिंग सीखने मिलेगा आपको, बहुत अच्छा, बहुत नॉलेजेबल है। लास्ट पॉइंट बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, AS3 बोलता है आपको, बड़ा प्यार से बोलता है कि आप जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो दिखाओगे, कुछ ऐसा आइटम है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कभी कभी होता है, सोचा भी नहीं जा सकता है,
5-6 एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। आग उग लग गया, चोरी हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, फर्नीचर भी डिस्ट्रॉयड हो सकता है। तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। तो स्टॉक के लिए पैसा मिलेगा तो ओए ओए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और फर्नीचर के लिए मिलेगा तो आइए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। बस इतना ही है। कोई आपका किसी के साथ केस चल रहा है, लॉ सूट कॉम्पेंसेशन, मैंने कोर्ट कचहरी चल रहा था केस, उसमें कॉम्पेंसेशन मिला। तो रोज आप कोर्ट कचहरी में डॉन थोड़ी ना हो, कभी कभी हो जाता है। ये भी क्या बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, जब आपके स्टाफ बुढ़े वगैरह हो जाते हैं ना, एक वीआरएस स्कीम लाते जिसमें कोई बुढ़ा स्टाफ रिटायरमेंट ले लेगा तो उनको पैसा देना पड़ता है, कैश आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग ही है। तो रोज रोज बुढ़े हो जाएंगे क्या अचानक आपके फैक्ट्री में, कभी कभी होता है ना। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, ये 3 आइटम को ध्यान रखना है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ मशीनरी नहीं, स्टॉक, मशीनरी उधर आ जाएगा आइए में। हाँ ध्यान रखना, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे, क्लासीफाई करने के लिए आते हैं। 10 आइटम दे देता है, 0.5 करके 5 नंबर ए इसका क्वेश्चन, एंड फॉर स्टॉक आ जाएगा। फिर क्या बोला, लॉस विद कॉम्पेंसेशन, रिसीव्ड हुआ तो इनफ्लो और दिया तो आउटफ्लो, और वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, बस खत्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, insurance claim received for loss of stock, is equal to inflow. Lawsuit compensation, lawsuit compensation, SUIT, lawsuit compensation received inflow, paid outflow. Lawsuit compensation received inflow, paid outflow. Voluntary retirement compensation paid. Voluntary retirement compensation paid. ये क्या होगा बेटा, आउटफ्लो। बेटा एक हम लोग इंश्योरेंस क्लेम में पढ़े थे, लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़े थे ना। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए भी पैसा मिलेगा, आग लग जाता है, बिजनेस 2-3 महीना ठप है, तो वो भी ऑपरेटिंग का ही आएगा बेटा। कहाँ पे आएगा वो, ऑपरेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्लियर है ना। स्टॉक भी ऑपरेटिंग, अरे प्रॉफिट के लिए पैसा दिया तो ओए ओए ही तो है ना, हो गया। हो गया, सारे कंसेप्ट्स हो गए। बहुत पढ़ा दिया आज तो, 2 टॉपिक पढ़ा दिया ना आज तो। और फॉर्मेट कैसा होगा मैं दिखाऊंगा, कल ही लिख के सम्स करेंगे। ऐसा फॉर्मेट होगा डायरेक्ट मेथड का। ये है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट। कैश फ्लो फ्रॉम ओए, कैश फ्लो फ्रॉम आईए और कैश फ्लो फ्रॉम एफए। कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, और टैक्स पेड माइनस कर देंगे ओए ओए। फिर आईए में आएंगे, फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट कर देंगे आईए, और फिर फाइनेंसिंग पे आएंगे, शेयर्स वगैरह दिखा देंगे। ये कैश फ्लो साल भर में, ये ओए से इतना आया, आईए में इतना गया और एफए में इतना गया। नेट इंक्रीज इन, साल भर में 100 रुपया बढ़ा, ओपनिंग कैश इतना था, क्लोजिंग कैश, बस यही है। ये मैच हो जाएगा, कैश बुक है ये। यही सब पहला करेंगे हम लोग, और ये सब 13, 14, 15 सब हो जाएगा।
अब मेरे को क्या करना है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मेरे को सिर्फ ये वाला इनडायरेक्ट मेथड पे अलग तरीका से आता है, यहाँ से सब सेम है, टैक्स पेड से सब सेम है। तो हम लोग कल आकर ना बहुत सारा जितना इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड का सम्स है सब खत्म करेंगे, और फिर परसों आके इसी को पीएल से सिखा देंगे, और नीचे का सब सेम है, एक ही क्वेश्चंस को हम लोग 2 बार सोल्व करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, और कुछ नहीं है, और थोड़ा सा एक बिजनेस परचेज है, 2-4 छोटे छोटे टॉपिक है, और ख़त्म कैश फ्लो। 16 to 20 मार्क्स का होता है, बड़े सीरियसली पढ़ना है इस चैप्टर को। टाइम कितना हो गया? ठीक है, सो पेंसिल वर्क दे रहा हूँ मैं, पेंसिल वर्क P3 जितना समझ में आए करना, P3, बट मे 19 पे आया था 5 नंबर का, 10 क्वेश्चंस रहता है, मज़ा आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। P3 लिखा बेटा, अभी हम लोग पूरा ढंग से पढ़े नहीं ना, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट थोड़ा बहुत करना। P4, P2, मे 18, देखो ना कितना अच्छा पेपर आता है, मे 18, मे 19, एक ही टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। P1, ऐसे आप लोग रीड करना, अभी उसमें अभी चैंपियन नहीं बने हो, वी नीड सम मोर टाइम, थोड़ा बहुत 70-80% राइट करने से हो जाएगा, ग्रेजुअली इट विल टेक टाइम। हम लोग बड़े बड़े सम सारा करने के बाद फिर से इसको पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आप लोग को कुछ इन्वॉल्व रहने के लिए होमवर्क दे दिया। क्या क्या दिया बेटा? 1 2 3 4 पेंसिल वर्क।